नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग में मालवा निमाड़ की 7 सीटें शामिल हैं। मालवा में सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। नेता जुबानी जंग में उलझ रहे हैं तो वादों और नारों की झड़ी भी लग रही है। मालवा निमाड़ क्षेत्र की उपचुनाव से जुड़ी खबरें लेकर हम तैयार हैं। हमारी खास पेशकश मालवा के मलंग में। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव जिताओ इनाम पाओ का फार्मूला तैयार करके दिया है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने संभाला मैदान। सांवेर के लिए पार्टी संगठन ने किया ऐलान। बेहतर काम करने वाले को मिलेगा इनाम। बीजेपी बोली कांग्रेस के पास नहीं बचा कोई काम। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को मात देने के लिए संगठन स्तर पर ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश की सत्ता में वापसी का दावा ठोक रही है। सांवेर विधानसभा में मंत्री तुलसी सिलावट के पाला बदलने के बाद बदले समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। पार्टी यहां नए सिरे से संगठन की नई टीम तैयार करने में जुटी है। इतना ही नहीं, इसके लिए कांग्रेस ने उपचुनाव जिताओ इनाम पाओ का फार्मूला तैयार किया है। उपचुनाव में ब्लॉक स्तर पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उपचुनाव में जिस पदाधिकारी का काम बेहतर होगा उसे उपचुनाव के बाद अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाएगी। इसी फार्मूले के तहत सांवेर के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों को आने वाले दिनों में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, काम जो अच्छा करता है तो उसको उसका इनाम भी मिलना चाहिए। असली हकदार वो है, तो वो देखकर शीर्ष नेतृत्व देखकर निर्णय लेगा कि फिर इनको क्या बनाना है और इनको प्रदेश में जिला में कहाँ स्थापित करना है, वो बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस के इस फार्मूले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है और नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है। अब ये क्या है, लालच देना, प्रलोभन देना, कोनी के अंदर गुड़ लगा के राजनीति करने की शैली जीतू पटवारी जी को बहुत अच्छे से आती है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोनी में गुड़ लगा दिया। अब कोनी से गुड़ चाटा नहीं जा सकता। उपचुनाव तक वो कोनी को मोड़ते रहेंगे और चाटने के लिए जुबान बाहर लटका के ललचाते रहेंगे। तो ये कांग्रेस की शैली है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। सांवेर में कांग्रेस की तरफ से तुलसी सिलावट ही बड़ा चेहरा थे, जो अब बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। ऐसे में संगठन को फिर से मजबूत करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब ये नया फार्मूला कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पीयूष पानी, बंसल न्यूज, इंदौर। उपचुनाव में प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मानी जा रही सांवेर की सियासत में धर्म का तड़का लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धर्म की पताका लेकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने जहां हर हर मोदी घर घर तुलसी का नारा दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी जनता के बीच जगह बनाने के लिए हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान की शुरुआत कर दी है। सांवेर में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस धर्म के जरिए उपचुनाव का माहौल तैयार करने में जुटे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सांवेर में धर्म के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू किया घर घर भोलेनाथ अभियान। बीजेपी ने घर घर तुलसी के जरिए संभाला मैदान। हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। सियासी दल अपने फायदे के लिए धर्म का तड़का लगाने से गुरेज नहीं करते। सांवेर के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धर्म की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की, तो कांग्रेस ने भी भोलेनाथ की भक्ति का सहारा ले लिया।
कांग्रेस ने हर हर भोलेनाथ घर घर भोलेनाथ अभियान का आगाज कर दिया है। अभियान के तहत घर घर जाकर शिवलिंग का वितरण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर मतदाताओं को जोड़ने की इस कवायद पर दोनों दल मौन हैं। उनका कहना है कि भगवान की भक्ति के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। महिला मोर्चा के एक बड़े अभियान घर घर तुलसी हर हर मोदी, इंदौर महिला मोर्चा सांवेर क्षेत्र के 314 ही बूथ पर पांचों ही मंडलों में इंदौर विधानसभा के सभी विधायकों के साथ उनके नेतृत्व में उनकी अपनी विधानसभा की बहनों की टीम बनाकर उन पांचों मंडलों में जाएंगे और घर घर तुलसी का वितरण करेंगे। बाबा महाकाल को घर स्थापित करें। 51,000 का हम लोगों ने प्रण किया था और राजनीतिक से इसका कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने धार्मिक रूप से उनको जोड़ने का काम किया है। इसमें वोट और इसके लिए हमने कभी कोई मांग नहीं की है। वहीं बीजेपी ये भी कहती है कि हमारे पास शिव और शंकर के साथ ही कैलाश भी हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हमारे पास शिव है, हमारे पास शंकर है, अब वो कुछ भी करे, शिव शंकर तो हमारे पास ही है, कैलाश भी हमारे पास है। सियासी पार्टियों के धर्म का सहारा लेने को लेकर राजनीतिक पंडितों की अपनी राय है। उनका कहना है कि सांवेर में धर्म के नाम पर भले ही कितनी भी राजनीति हो, लेकिन यहाँ की जनता विकास के नाम पर ही वोट करेगी। आप ये मत बोलो कि आपके तुलसी के पौधे बांटने से या शिवलिंग बांटने से। देखिए, ये धर्म जो है मेरा निहायत निजी मामला है और मेरी निहायत निजी आस्था होती है उसको लेके। आपके कहने से मैं शिव की पूजा नहीं करूँगा। मुझे अगर राम की पूजा करना है तो आपके बिना बोले भी मैं करूँगा। तो आप सोच रहे हो कि मैं धर्म के आधार पे आपको जो है वोट दे दूँगा, तो फिर आपको गीता पढ़ना चाहिए, फिर आपको बाइबल पढ़ना चाहिए लोगों को, फिर आपको ज्ञान देना चाहिए। पर आप धर्म का उपयोग अपने हित के लिए कर रहे हो और धर्म में साफ लिखा है कि जो लोग अपने हित के लिए उस उपयोग करेंगे वो कभी भी पनप नहीं पाएंगे। सांवेर में उपचुनाव से पहले भले ही तुलसी बनाम भोलेनाथ का नारा गूंज रहा हो, लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। ऐसे में सांवेर के रण में कौन भारी पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। कांग्रेस विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस विधायक बेहद गोपनीय तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सियासी रूप से देखें तो बीजेपी की कांग्रेस खेमे में ये सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि बीजेपी ऐसे क्षेत्रों पर टारगेट कर रही है जो 2018 में उसके हाथ से फिसल गए थे। निमाण से 2 विधायकों का टूटना इसी तरफ इशारा कर रहा है। नारायण पटेल ने छोड़ा हाथ का साथ, कांग्रेस मुक्त हुआ पूर्वी निमाण। क्या पश्चिम निमाड़ में लगेगी सेंध? बीजेपी की सियासी सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब टारगेट को उसके इलाके में जाकर हिट करना। जिस तरीके से निमाड़ के 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी के पाले में आए हैं, इसे जानकार बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक ही कह रहे हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पूर्वी और पश्चिम निमाड़ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी निमाड़ में बुरहानपुर और खंडवा जिले आते हैं और सीटों की संख्या 6 है। बुरहानपुर जिले की 2 सीटें हैं तो खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट थी। सुमित्रा कासडेकर इस सीट से इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं खंडवा जिले की एकमात्र मानधाता सीट कांग्रेस के खाते में थी। नारायण पटेल के बीजेपी में आने से अब वो भी खाली हो चुकी है, यानी पूर्वी निमाड़ कांग्रेस मुक्त हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है? कर्नाटक में क्यों किया गया? राजस्थान में क्यों किया जा रहा है? प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? अरे एक सरकार जिसको जनता ने सुना, जनता के मैंडेट से हम बनकर आए, आपकी मेहरबानी से नहीं, प्रदेश की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया था। और उसके बाद आप ये करते कर एक स्टैब्लिश सरकार को आप, जनता के मैंडेट को आप अमान्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट है इससे। पश्चिम निमाड़ की बात करें तो बड़वानी और खरगोन जिले की कुल 10 सीटें हैं। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 कांग्रेस के पास और 1 पर बीजेपी काबिज है। खरगोन की 6 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास हैं और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। निमाड़ क्षेत्र में अरुण यादव कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। जिन 2 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा, उन्हें अरुण यादव ने ही टिकट दिलवाया था और वो यादव को ही छोड़ गए। विधायकों के बीजेपी में जाने से अरुण यादव आहत हैं।
मगर इसी बीच निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बयान दिया है। वो इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम निमाड़ में सेंध लग सकती है। हालांकि अरुण यादव ने भी शेरा के बयान को लेकर स्थिति साफ कर दी है। क्योंकि 4-5 चुनाव हारने के बाद अरुण यादव जी भी घर पे बैठ नहीं पा रहे ठीक से। वो भी चाहते कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। हाँ, यूपी से चल रहा है उनका, पेपर में भी आ रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनने में आया है कि यूपी से उनको बीजेपी से राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। और शर्त यही कि 2-3 एमएलए उनके जो यहाँ पर और है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी साइड में, उसको और वो बीजेपी ज्वाइन करा सके। कि अरुण यादव एक कांग्रेस का बहुत छोटा सा सिपाही है, जिसका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ में रहा। पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने पिछले 50 सालों से इस कांग्रेस की हमने सेवा की है। कांग्रेस ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हम दोनों भाई अरुण यादव, सचिन यादव कांग्रेस पार्टी के छोटे सिपाही हैं और हम लोग मरते दम तक कांग्रेस के साथ में रहेंगे। अरुण यादव ने साफ कर दिया है, मगर शेरा के बयान के क्या मायने निकालें? कहा तो ये भी जा रहा है कि खरगोन जिले की एक विधानसभा सीट के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बहरहाल इस वक्त मध्य प्रदेश में जो सियासी हालात हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जैसे जैसे उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच बयान की तलवारें भी चलने लगी हैं। मंदसौर की सुवासरा सीट पर भी सियासी पारा अपने चरम पर है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह के बयान पर कांग्रेसी दंग। आखिर ये क्या बोल गए कैबिनेट मंत्री डंग? डंग के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। उपचुनाव से पहले जारी है बयानों की बौछार। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल, क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि है तो साबित कर, नहीं तो। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला बोला था। हरदीप सिंह डंग के इस विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुवासरा से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राकेश पाटीदार ने भी हरदीप सिंह डंग के ही अंदाज में जवाब देते हुए विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले हरदीप सिंह डंग अपना डीएनए टेस्ट कराएं, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल पूछें। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि जो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं कि वो अपने बाप नहीं है या अपने बाप की औलाद नहीं है, सॉरी, उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है, मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि ये शब्द कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लागू नहीं होता। ये शब्द स्वयं उस 35 करोड़ी गद्दार और कैबिनेट मंत्री के ऊपर लागू होता है कि बाप की औलाद कौन है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो बाप की औलाद है जो आज भी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, किसान, गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है। बाप की औलाद तो वो नहीं जो बीच रास्ते में माँ जैसी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। इसलिए मैं आप सब मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट की जरूरत 35 करोड़ी और कैबिनेट मंत्री को है कि डीएनए उनका किसका है। कांग्रेस नेता का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने एक अखबार के हवाले से आरोप लगाया है कि पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी डंग ने क्रॉस वोटिंग की कोशिश की थी। कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंत्री पैसे लेकर बीजेपी में गए, अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो फिर कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ा। पूरे सबूत के साथ बोलता हूं उसने पैसा लिया है, उसी आधार पे गया है। अगर पैसा नहीं लिया होता, अगर वो बात करता, मैं क्षेत्र की बात करता हूँ, तो सबसे पहले बताइए कि वो बार बार बोल रहा कि तुम्हारा कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए मैं गया, आपका मुआवजा नहीं मिला इसलिए मैं गया। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई शर्त होती है, अगर अपन किसी पार्टी में जाते तो उनको सबसे पहले शर्त ये रखनी थी कि मेरे क्षेत्र का जो बाकी का बचा कर्जा आप कब तक माफ करोगे, मुझे लिखित में बताइए, तो हम मानते कि उसने पैसा नहीं लिया। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर कांग्रेस की तरफ से हुए हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी ने कहा कि 25 विधायक उनके साथ आए हैं।
अगर बीजेपी 35 करोड़ देती तो किस किस को देती। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से अपने विधायक नहीं संभल रहे। पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले कई और कांग्रेसी विधायक बीजेपी में आएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को आरोप साबित करने की भी चुनौती दी। उन सबको 35 करोड़ दिए। एक और अभी नेपा नगर की एक और बहन आ गई, उसको भी 35 दिए। एक और लोधी जी आ गए, वो भी 35 दे रहे हैं। तो भैया राकेश जी पाटीदार, अभी तुम्हारे बचे हुए विधायक उनको संभालो। ये सब बिकने वाले पार्षद हैं क्या तुम्हारी निगाह में? हरदीप सिंह डंक के लिए मैं कह सकता हूं राकेश जी कि अगर हरदीप सिंह भ्रष्ट होता ना तो विधायक पद नहीं छोड़ता और कमलनाथ जी की चाटुकारी करता। आप कह रहे हो कि पिछले राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी एक विधायक ने, तो पहले तुम तय तो करो कि तुम्हारा वो बेईमान विधायक कौन था। हरदीप सिंह डंक नहीं हो सकता। बीजेपी को भरोसा है कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग हजारों वोटों से सुवासरा से चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस लगातार डंग की घेराबंदी करने में लगी हुई है। उपचुनाव से पहले सुवासरा में जिस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि सुवासरा का संग्राम इस बार दिलचस्प होने वाला है। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज, शामगढ़। बदनावर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी रुचि ले रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। पिछले दिनों कमलनाथ ने भोपाल में बदनावर के टिकट दावेदारों से चर्चा की। सूत्रों की माने तो कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को यह भरोसा दिलाया है कि इस बार बदनावर से स्थानीय नेता ही उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की तैयारियों पर हालांकि बीजेपी चुटकी ले रही है। बदनावर में तेज हुआ सियासी घमासान। पूर्व सीएम कमलनाथ संभाल रहे कमान। 1-to-1 चर्चा में दावेदारों को दिलाया भरोसा, इस बार उम्मीदवार होगा स्थानीय नेता। बदनावर में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के जीत के दावों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमान संभाल रखी है। कमलनाथ ने पिछले दिनों भोपाल में बदनावर से कांग्रेस के टिकट दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की। बदनावर में इस बार कांग्रेस में स्थानीय और बाहरी का घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसे में कमलनाथ ने 15 स्थानीय और 3 बाहरी दावेदारों से चर्चा की। ज्यादातर स्थानीय दावेदार राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के कांग्रेस को धोखा देने को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। सूत्रों की माने तो नाथ ने नेताओं को भरोसा दिलाया है कि इस बार कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो देगी। कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देने जा रही है, जिसके चलते बाहरी दावेदारों की टिकट की उम्मीद कायम है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि स्थानीय की मांग केवल बदनावर में नहीं, दूर तक मांग की है। ये मांग केवल बदनावर विधानसभा क्षेत्र की नहीं, और आपकी मांग जायज है। और उन्होंने बिल्कुल सबके सामने ये प्रत्यक्ष घोषित किया कि स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और राज्यवर्धन सिंह जी के भाजपा में जाने से बदनावर में कांग्रेस कहीं और ज़्यादा मजबूत हुई है। गुट खत्म हो चुके हैं, गुटी राजनीति खत्म हो चुकी है। ये कहा कि ठीक है, आप अपनी मेहनत करो, अगर सर्वे में आपका नाम आता है तो हम आपको बकायदा टिकट देंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वे। कोई कितने भी लोग वहां खड़े हों, दावेदारी कर रहे हों, ये कोई मुद्दा है ही नहीं, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो बाहरी हो। सबको अपना अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, सबको अपनी मेहनत करना पड़ेगी, उस क्षेत्र में अपना नाम करना पड़ेगा। कांग्रेस जहां स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को सुलझाने में लगी है, वहीं बीजेपी को भरोसा है कि राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर भगवा झंडा फहराएगा। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के स्थानीय और बाहरी दावेदारों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दत्ती गांव को इस बार 51,000 वोटों से जिताने के लिए बूथ लेवल पर तैयारी की जा रही है। कमलनाथ जी जब से उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही है, तब से लगातार वे ये प्रयास कर रहे हैं और केवल वो बदनावर में दौड़ कर आ रहे हैं। कभी इंदौर के प्रत्याशी को लॉलीपॉप देते हैं तो कभी स्थानीयों को। तो स्थानीय हो कि बाहरी हो, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ही चुनाव जीतेंगे और 51,000 मतों के अधिक मतों से वे विजय प्राप्त करेंगे। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सीएम की कुर्सी जाने के बाद बार बार बदनावर आ रहे हैं। बीजेपी जहां उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की जीत को लेकर आश्वस्त है,
वहीं कांग्रेस की स्थानीय लड़ाई को दूर करने के लिए कमलनाथ ने मैदान संभाल रखा है। नाथ ने बदनावर के कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करके ये मंत्र दिया है कि अगर सभी एकजुट होकर लड़े तो पार्टी की जीत निश्चित है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। हाटपिपलिया के उपचुनाव में पानी की समस्या और मूलभूत सुविधाएं अब बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही हैं। आज भी क्षेत्र के लोगों को इनके लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उपचुनाव से पहले पानी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द ही तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पानी हाटपिपलिया की सबसे बड़ी परेशानी। उपचुनाव में जनता उतारेगी किसका पानी? सियासी दल कर रहे वादों की बरसात। अब वादों से नहीं बुझेगी जनता की प्यास। पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल मालवा की हॉट सीट हाटपिपलिया का है। हाटपिपलिया में इस बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिजली, सड़क, रोजगार और विकास का मुद्दा तो है ही, पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या इस क्षेत्र की मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आम लोग सियासी दलों के नेताओं पर काम न करने और क्षेत्र की उपेक्षा करने के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहली समस्या पानी की बहुत समस्या है हमारा, और पानी की समस्या नर्मदा की पाइपलाइन नहीं चाहिए, समस्या हल हो सकती है हमारा। सुबह जैसे उठा, हाथ मुँह धोवा, लेटरिन बाथरूम चाह और ईटा बात में पानी का लिए चावना पड़ा हमारा, तो पानी लाने के बने बहुत टाइम रुकना पड़ा। एक बात में पानी मिला और सबके मोटरसाइकिल तोड़ लिया हमने, पानी का लाइन बहुत समस्या पानी। क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बहुत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ भी, एक भी इस विधानसभा में एक भी तालाब नहीं है बड़ा। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब कि 2 साल से गड्ढे में लोग चल रहे हैं। उसके बाद में इरिगेशन जहाँ से चालू हुआ सिंचाई के लिए नर्मदा का, जिस जगह से उद्गम स्थल है उसी जगह को छोड़ दिया गया है। पूरी हाटपिपलिया तहसील छूट गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो भी नया आएगा कोई व्यक्ति और हमारे आश्वासन देगा कि हम सभी काम करवा देंगे, तो ही हम उनके साथ हैं, वरना नहीं रहेंगे। हाटपिपलिया में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी यहाँ खुलकर ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खरीद तंत्र बना दिया है, जिसको उपचुनाव में जनता नकार देगी। कांग्रेस को भरोसा है कि सभी सीटों के साथ हाटपिपलिया में भी पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हाटपिपलिया में उसी ने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है और क्षेत्र का विकास किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण। वहीं बीजेपी लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंचाई क्षेत्र की कई नई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, जो पहले से अटकी हुई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसकी सरकार पेयजल को लेकर गंभीर है। जल्द ही नर्मदा का पानी हाटपिपलिया पहुंचेगा। बीजेपी ये भी भरोसा दिला रही है कि क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में काम होगा। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र बनाकर मतदाताओं का जो अनादर करा है, मतदाताओं के वोट को जो खरीदा है, उससे मतदाता नाराज है। और हर जगह कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो निकट भविष्य में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी, और साथ में हम तो लगातार, अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। उपचुनाव की जंग हाटपिपलिया में रंग दिखाने लगी है। इस बार पेयजल का मुद्दा सियासी दलों के गले की फांस बनता दिख रहा है। पानी के लिए परेशान जनता उपचुनाव में किसको पानी पिलाएगी या किसका पानी उतारेगी, ये तो नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।